Friends, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanhai Kumar and today we will continue with our topic the winding factors. Good morning friends. आज हम लोग अपने कल के टॉपिक दैट इज वाइंडिंग फैक्टर्स को आगे हम लोग आज डील करेंगे। कल हमने देखा था कि वाइंडिंग फैक्टर्स में क्या क्या टर्म्स आते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं और किस तरह से वाइंडिंग फैक्टर्स को ये डिपेंड करते हैं। आज हम बेसिकली देखेंगे कि वाइंडिंग फैक्टर्स में जो दो वाइंडिंग फैक्टर्स होता है, पिच फैक्टर और कॉर्डिंग फैक्टर, ये होता क्या है और ये किस तरह से आपका इफेक्ट करता है किसी भी मोटर के या किसी भी ऑल्टरनेटर के आउटपुट को। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा फोकस रहेगा पिच फैक्टर पे कि पिच फैक्टर होता क्या है। तो नॉर्मली अगर हम वाइंडिंग फैक्टर्स की बात करें तो वाइंडिंग फैक्टर्स में आपका दो टर्म आता है, दैट इज केपी एंड केडी। केपी होता है आपका पिच फैक्टर, ठीक है, और केडी होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज टर्म्ड एज अ वाइंडिंग फैक्टर। इन दोनों का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? वाइंडिंग फैक्टर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिच फैक्टर के बारे में कि पिच फैक्टर होता क्या है। चलिए, तो नॉर्मली जैसे हम लोग कल देखे थे कि पिच का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है। पिच का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। और किसी भी मशीन में डिस्टेंस आपका किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स। नंबर ऑफ स्लॉट्स के टर्म्स में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक स्लॉट्स इक्वल डिस्टेंस पे होता है और ये फिक्स होता है, इसी के लिए इसी के टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं। नाउ पिच फैक्टर की बात करें तो हमारी मशीन्स में दो चीज़ का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। एक होता है, दो पिच होता है, एक होता है आपका पोल पिच और एक होता है आपका कॉइल पिच। ठीक है, ये हम लोग कल देखे थे। पोल पिच का मतलब जो कंसेक्यूटिव पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, और कॉइल के पिच का मतलब किसी भी कॉइल के स्टार्ट और फिनिश एंड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, नाउ उससे पहले एक और चीज़ हमें जानना होगा, दैट इज द एंगल, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल। सपोज हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, अगर एक कंडक्टर पहले नॉर्थ पोल को कट करता है तो उसमें आपका पॉजिटिव साइकिल बनेगा, और जैसे ही वो साउथ पोल को कट करेगा वो नेगेटिव साइकिल बनाएगा। मतलब जब भी वो एक कंसेक्यूटिव नॉर्थ एंड साउथ पोल को कट करेगा तो उसमें एक कंप्लीट साइकिल बनेगा। एक आउटपुट जो बनेगा वो कंप्लीट साइकिल का बनेगा। और कंप्लीट साइकिल मतलब कितना डिग्री का एंगल बनाता है ये? दिस इज अ 360 डिग्री एंगल। ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। नाउ लेट अस सपोज कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये आपका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल का स्टार्टिंग से आपका पॉजिटिव साइकिल होना शुरू होगा, और जहाँ पर साउथ पोल का स्टार्ट होगा वहाँ पर क्या होगा? आपका ये पॉजिटिव साइकिल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपका जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स होने लगेगा। मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा? दिस विल बी 180 डिग्री एंगल। ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, बिटवीन वन नॉर्थ एंड वन साउथ पोल, अगर हम दो नॉर्थ और एक साउथ पोल का बात करें तो उसके बीच जो फेजर बनता है वो कितने का बनता है? 180 डिग्री का बनाता है, क्योंकि एक हाफ साइकिल बनाता है। अगर हम दोनों कंप्लीट को क्रॉस कर जाएंगे, एक नॉर्थ को भी क्रॉस करके साउथ को क्रॉस कर गए, तब आपका पूरा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन मान लेते हैं नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट किया, नॉर्थ यहाँ पर एंड किया, तो हर एक पोल के लिए कितना एंगल बनेगा? आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। दिस 180 डिग्री इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एंगल। इसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिकल एंगल। क्यों इलेक्ट्रिकल एंगल कहा जाता है? क्योंकि ये एंगल आपका होता है जो आउटपुट है, जो ईएमएफ आपका इंड्यूस हो रहा है उसका एंगल है। नाउ आपका मशीन 2 पोल का हो, 4 पोल का हो, 6 पोल का हो, हर एक कंसेक्यूटिव नॉर्थ एंड साउथ के लिए आपका जो एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री का ही बनेगा। वो 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा। दैट मीन्स किसी भी मशीन में एक नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ पोल्स हैं। ठीक है, आप 2 पोल मशीन बनाइए, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, 16 पोल, डजंट मैटर, आपका हमेशा एक कंसेक्यूटिव नॉर्थ और साउथ पोल के बीच जो इलेक्ट्रिकल एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री का रहेगा, एंड दैट इज फिक्स्ड। ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे एंगल की, जो कि होता है आपका मैकेनिकल एंगल। मैकेनिकल एंगल मतलब फिजिकल एंगल कितना बनाएगा। सपोज मान लेते हैं 2 पोल का मशीन लेते हैं, तो एक पोल आपका यहाँ बनेगा, एक पोल यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर दोनों पोल के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का हो गया। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि ये आपका 4 पोल का मशीन होता है, तो नॉर्थ पोल यहाँ होता है, साउथ पोल यहाँ होता है, फिर नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ होता है, तो यहाँ पर नॉर्थ और पोल साउथ पोल के बीच का एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल आपका
जो भी पोल्स है उसका फिजिकल अपीयरेंस पे, उसका फिजिकल प्लेस पे आपका डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एंगल। इसको कहा जाता है आपका मैकेनिकल एंगल। ना यहाँ पर आप देखिएगा कि मैकेनिकल एंगल डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पोल्स आपका वेरी करता है। टू पोल के लिए अगर वो 180 डिग्री बनाता है तो आपका 4 पोल के लिए वो 90 डिग्री बनाएगा। उसी तरह 6 पोल के लिए कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। दैट मीन्स मैकेनिकल एंगल वेरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पोल्स इन एनी मशीन। किसी भी रोटेटिंग मशीन में, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो या ऑल्टरनेटर हो, वहाँ पर आपका जो मैकेनिकल एंगल होता है वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोल्स पे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोग कहीं पे भी डिस्टेंस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल्स मशीन में, तो हम लोग कौन सा एंगल को प्रीफर करेंगे, वी विल प्रीफर द इलेक्ट्रिकल एंगल। हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिकल एंगल को प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट होता है, जबकि मैकेनिकल एंगल आपका वैरी करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग डिस्टेंस या पिच, जब भी एंगल के टर्म्स में मेजर करेंगे, तो जो भी एंगल होता है दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल एंगल, नॉट द मैकेनिकल एंगल। ओके, नाउ लेट्स सी कि नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई भी मशीन में एक वाइंडिंग करते हैं तो आइडियली क्या होता है, उसमें अगर हम कॉइल पिच को पोल पिच के बराबर करेंगे तो क्या होगा, आपका ये फुल पिच वाइंडिंग होता है। और इस केस में क्या होता है, आपका आउटपुट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा थ्योरेटिकली। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। क्या प्रॉब्लम्स होता है, लेट्स सी। अगर मान लेते हैं कि हम फुल पिच वाइंडिंग करते हैं तो ऑल्टरनेटर या इंडक्शन मोटर का जो वाइंडिंग होगा एक जगह स्टार्ट होगा, फिनिश होगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर फिनिश होगा, और फाइनली एक राउंड के बाद वो उसी जगह पे आके आपका खत्म हो जाएगा। मतलब वाइंडिंग आपका फिर से रिपीट होगा तो उन्हीं स्लॉट्स में होगा। बाकी जो बीच वाले स्लॉट्स है वो क्या होगा, अनयूज्ड रह जाएंगे, वो दैट विल बी अनयूज्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपका वाइंडिंग होता है वो आपका पर्टिकुलर स्लॉट्स में क्या होता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। पूरे मशीन में वाइंडिंग आपका नहीं हो पाता है। इसके वजह से आपका मशीन का मैकेनिकल बैलेंस घटता है, प्लस मशीन में नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी रिड्यूस होता है, इसके साथ मशीन का आउटपुट भी घट जाता है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स आता है। ठीक है, अब हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक्स आर नथिंग बट द अनवांटेड वेव फॉर्म्स दैट इज क्रिएटेड along with the normal EMF। जब हम लोग EMF जनरेट करते हैं तो उस जो हमारा डिजायर्ड सिग्नल है या डिजायर्ड आउटपुट के साथ कुछ अनवांटेड सिग्नल्स भी जनरेट हो जाते हैं जो कि आपका नॉर्मल वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट करते हैं, एंड दोज आर नोन एज द हार्मोनिक्स। यह हार्मोनिक्स होता है। अब हार्मोनिक्स प्रोडक्शन होता कैसे है, नॉर्मली जब हम कोई भी मशीन लेते हैं तो इसमें हम लोग एयर गैप को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। एयर गैप को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। ठीक है, एयर गैप फिक्स रखने से क्या होता है, आपका फ्लक्स कांस्टेंट होता है, और फ्लक्स कांस्टेंट रहने से आपका ईएमएफ आपका सही मिलता है। उसमें फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी आपका आउटपुट का सेम रहता है। लेकिन अगर मान लेते हैं हम लोग फुल पिच वाइंडिंग करते हैं, तो फुल पिच वाइंडिंग करने से क्या होगा, कुछ जगह पे आपका वाइंडिंग होगा, कुछ जगह पे नहीं होगा। तो एयर गैप जो होगा, एयर गैप का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तो इस वजह से जहाँ पर एयर गैप कम होगा वहाँ पर अलग फ्रीक्वेंसी का जनरेशन होगा, और जहाँ पर एयर गैप ज़्यादा होगा वहाँ पर अलग फ्रीक्वेंसी का जनरेशन होगा। दैट मीन्स हम लोग को अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जनरेशन होगा। तो ओवरऑल जो आउटपुट होगा दैट विल बी मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का आपको एक मिक्सचर मिलेगा जो कि डिस्टॉर्टेड सिग्नल की तरह काम करेगा और आउटपुट हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैक्सिमम आउटपुट का मैग्नीट्यूड भले ही ज़्यादा हो सकता है इन फुल पिच वाइंडिंग, लेकिन जो आउटपुट होगा वो इतना डिस्टॉर्टेड होगा कि वो हमारा यूजफुल नहीं रहेगा, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट प्रीफर द फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, हम लोग फुल पिच वाइंडिंग को प्रीफर नहीं करते हैं। नाउ हार्मोनिक्स के केस में याद रखिएगा कि हार्मोनिक्स आपका ऑड हार्मोनिक्स और इवन हार्मोनिक्स दोनों होता है। ऑड मतलब होता है 135, जिसका फ्रीक्वेंसी 135 के मल्टीपल में होता है, ऑड मतलब 246 के मल्टीपल में होता है। तो नॉर्मली जो इवन हार्मोनिक्स होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में होता है, इसीलिए वो आप एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। लेकिन ऑड हार्मोनिक्स क्या होता है, एक दूसरे से अलग अलग आउट ऑफ फेज होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो होता है वो ऑड हार्मोनिक्स को रिमूव करने के लिए होता है। और इसी वजह से हम लोग कभी भी क्या करते हैं, हम लोग फुल पिच वाइंडिंग को प्रीफर नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग फुल पिच वाइंडिंग को प्रीफर नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, आइदर वी हैव टू डू द शॉर्ट पिच वाइंडिंग या फिर हमें लॉन्ग पिच वाइंडिंग करना होगा। अगर हम लॉन्ग पिच वाइंडिंग करते हैं तो कॉइल का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब कॉइल को आपस में हम कनेक्ट करेंगे तो एंड कनेक्शन का जो लेंथ होगा वो ज़्यादा लगेगा, और उसमें जो वायर होगा, कंडक्टर होगा, वो ज़्यादा लगेगा।
इसीलिए ओवरऑल जो मशीन का कॉस्टिंग होगा वो बढ़ जाएगा। एंड दैट्स वाई वी प्रीफर द शॉर्ट पिच वाइंडिंग, जिसके चलते कॉयल का डिस्टेंस घट जाता है और एंड कनेक्शन में आपका कॉपर सेविंग्स होता है। तो नॉर्मली किसी भी मशीन में जब हम वाइंडिंग करते हैं तो हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग को प्रीफर करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग हम लोग करते कैसे हैं और इसमें इलेक्ट्रिकल एंगल कैसे लेते हैं। लेट अस सपोज कि अगर हम फुल पिच वाइंडिंग करते हैं तो फुल पिच वाइंडिंग में क्या करेंगे, नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगे और साउथ पोल में जहाँ पर एंड करेंगे। तो इस कॉइल में आपका इलेक्ट्रिकल कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको उसी पोजीशन में जाकर एंड ना करके उसके पहले पोजीशन में एंड करते हैं तो ये 180 डिग्री से कुछ कम एंगल बनाएगा। एंगल क्या होगा, कुछ कम एंगल बनाएगा। तो जितने एंगल से वो कम होगा दैट इज नोन एज द कॉर्डिंग एंगल और द पिचिंग एंगल। उसको कहा जाता है आपका कॉर्डिंग एंगल या पिचिंग एंगल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हम लोग शॉर्ट करते हैं उसको हमेशा एंगल के टर्म से मेजर करते हैं। नाउ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़ हमें पता है कि जो पोल पिच होता है कांस्टेंट, मतलब हर एक पोल के लिए जो नंबर ऑफ स्लॉट्स होता है कांस्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें पोल पिच की तो एक पोल पिच के लिए जो इलेक्ट्रिकल एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री का बनेगा। और सिंस नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका फिक्स होता है, स्लॉट्स के बीच डिस्टेंस फिक्स होता है, इसीलिए हर एक स्लॉट के लिए जो एंगल होगा दैट विल बी फिक्स। मान लेते हैं अगर पोल पिच आपका 6 है तो हर एक स्लॉट के लिए एंगल कितना बनेगा आपका 30 डिग्री का। तो अगर हम एक स्लॉट से शॉर्ट करते हैं तो आपका जो ओवरऑल जो कॉइल है उसका एंगल कितना बनेगा 150 डिग्री। तो जो कॉर्डिंग एंगल होगा वो क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है कि जिस तरह से हम लोग शॉर्ट करते हैं। नॉर्मली एक स्लॉट या 2 स्लॉट से हम लोग शॉर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भी शॉर्ट कर देंगे तो आउटपुट बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। तो आउटपुट आपको किस तरह से चाहिए, कितना एंगल आप शॉर्ट करना चाहते हैं, दैट विल बी डिपेंड ऑन द पिच फैक्टर। नाउ लेट्स सी कि इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या होता है कि यूजिंग शॉर्ट पिच कॉइल आपका एंड कनेक्शन में कॉपर सेविंग होता है तो कॉस्टिंग बचता है। दूसरा क्या होता है, ये आपका हार्मोनिक्स को कम करता है। फुल पिच में हार्मोनिक्स ज़्यादा होता है, यहाँ पर हार्मोनिक्स कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एयर गैप होता है यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और तीसरा चीज़ क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स रिड्यूस होने से क्या होता है, जो आपका कोर लॉसेस है वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कोर लॉसेस आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। तो जितना हाई फ्रीक्वेंसी का आपका वहाँ पर सिग्नल होगा उतना ही ज़्यादा कोर लॉसेस होगा। तो इसी की वजह से क्या होता है, आपका लॉसेस भी रिड्यूस हो जाता है और मशीन का एफिशिएंसी भी आपका बढ़ जाता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ शॉर्ट पिच वाइंडिंग। नाउ लेट्स सी कि ये तो एडवांटेज हो गया, लेकिन इफेक्ट क्या हुआ, आउटपुट तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा ना। तो कितना डिस्टर्ब होगा, लेट्स सी। तो अगर मान लेते हैं हम एक फुल पिच वाइंडिंग लेते हैं, ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग लेते हैं तो क्या होगा, फुल पिच वाइंडिंग में दोनों कॉइल क्या होगा आपका एक के ऊपर एक सेम एंगल पे होगा। तो टोटल जो ईएमएफ होगा दैट विल बी 2E। ठीक है, 2E होगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग लेते हैं, 2E हो गया, शॉर्ट पिच वाइंडिंग लेंगे तो दोनों के बीच कुछ एंगल बनेगा, दोनों के बीच क्या बनेगा, कुछ एंगल बनेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 2E cos थीटा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये है आपका फेजर डायग्राम है इसका। ठीक है, तो ये आपका E है। दूसरा जो आपका कॉइल है वो मान लेते हैं अल्फा एंगल से शॉर्ट किया हुआ है, तो ये यहाँ चला गया, तो दिस इज अल्फा। तो यहाँ पर जो अंदर का एंगल होगा कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल सम हो जाएगा वो क्या होगा, E प्लस E cos ऑफ अल्फा बाई 2। इसको हम ऐड करेंगे तो आपका ओवरऑल आ जाएगा 2E cos अल्फा बाई 2। इसका वेक्टर आपका रिजल्टेंट लेंगे दैट विल बी 2E cos अल्फा बाई 2। ठीक है, नाउ जो पिच फैक्टर होता है या डिस्ट्रीब्यूशन पिच फैक्टर जो होता है उसको नोट करते हैं केपी से। तो उसका रिलेशन होता है रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग बाई रिजल्टेंट ईएमएफ इन फुल पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच में कितना आया ईएमएफ डिवाइडेड बाई फुल पिच में कितना आया। तो शॉर्ट पिच में आपका कितना आएगा, फेजर सम ऑफ ईएमएफ्स दैट इज 2E cos अल्फा बाई 2, और अर्थमेटिक सम में कितना आएगा 2E आएगा। तो ओवरऑल जो केपी का वैल्यू आया वो कितना आया, cos ऑफ अल्फा बाई 2, दैट इज केपी इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा बाई 2, वेर अल्फा क्या है, आपका कॉर्डिंग एंगल है या पिचिंग एंगल है कि कितना एंगल से हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, कितना एंगल से हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, दैट इज द अल्फा, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जो केपी का जो डेफिनेशन है वो क्या है, रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल बाय रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ फुल पिच कॉइल। तो हमेशा यार जब भी हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो शॉर्ट पिच कॉइल का जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा वो हमेशा कम होगा और फुल पिच का जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो भी आपका ये रेशियो होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ केपी दैट विल बी ऑलवेज बी लेस देन 1। वो 1 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये जनरली 0.9 या 0.8 के करीब रहता है। ठीक है, तो हमेशा केपी का वैल्यू क्या होगा आपका लेस देन 1 होगा।
ना अगर आप बात करें इसके डायमेंशन की, यूनिट्स की, तो ये सिर्फ दोनों ही आपका ईएमएफ है, इसलिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये एक रेशियो है, तो जब भी हम लोग जितना एंगल से भी शॉर्ट करेंगे वो फिक्स हो जाएगा, और उतना ही एंगल से उतना ही वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ईएमएफ का कम मिलेगा, उतना ही रेशियो में आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो दैट्स वाई पिच फैक्टर ग्रेटली इफेक्ट्स द आउटपुट ऑफ द ऑल्टरनेटर और द ईएमएफ इंड्यूस इन एन इंडक्शन मोटर। तो ये हो गया आपका पिच फैक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जनरली इसमें आपके छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको पूछा जाता है कि लेट अस सपोज अ 4-पोल मशीन इज हैविंग अ 36 स्लॉट्स, इफ द वाइंडिंग इज डन, इफ इट इज सॉर्टेड बाय 2 स्लॉट्स, फाइंड द पिच फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करें पिच फैक्टर की, तो अगर 36 स्लॉट्स हैं और 4 पोल हैं तो पोल पिच कितना हो जाएगा, 9 का। ठीक है, अब एक कंप्लीट पोल पिच के लिए आपका एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो एक शॉट के लिए एंगल कितना बनेगा, 180 बाई 9 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्रीज, 20 डिग्री का एंगल बना। नाउ आपको बोला गया है कि यहाँ पर कितना स्लॉट से शॉर्ट है, 2 स्लॉट से, तो 20 इंटू 2 दैट इज 40 डिग्री से शॉर्ट है, तो केपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 40 बाई 2 दैट इज कॉस 20 डिग्री, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा होता है, कभी कभी बोल देता है इट इज शॉर्ट बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जहां पर अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया जाता है, तो डायरेक्टली अल्फा पुट कर दीजिए। या फिर कभी कभी बोलता है द एंगल क्रिएटेड बाय द कॉइल इज 150 डिग्री या 160 डिग्री, जहां पर एंगल आपको बताया था कि कॉइल का फुल एंगल कितना बना है, 150 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि फुल पिच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। कितना एंगल से शॉर्ट है, 30 डिग्री, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, ये होता है अल्फा का वैल्यू। तो इस तरह से इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रहते हैं। जनरली जो भी आप ईएमएफ इक्वेशन बनाइएगा, चाहे इंडक्शन मोटर का बनाइए या ऑल्टरनेटर का बनाइएगा, वहां पर आपको इसका यूज करना होता है। कभी कभी वैल्यू दे दिया जाता है, कभी कभी वैल्यू आपको निकालना होता है। इनकेस अगर वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो, और कोई भी पैरामीटर्स दिया हुआ नहीं है, वहां पर आप केपी का वैल्यू को हमेशा 1 आप लोग हमेशा कंसीडर कीजिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो पूछा जाता है दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ शॉर्ट पिच कॉइल। ठीक है, जो एडवांटेज हमने पढ़ा, पहला क्या है कि वो आपका आउटपुट को आपका मशीन में फुल यूनिफॉर्म वाइंडिंग कराता है। दूसरा क्या होता है, एंड कनेक्शन में कॉपर सेविंग करता है। तीसरा क्या होता है, आउटपुट को आपको बेटर बनाता है। ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग में क्या क्या डिमेरिट्स है, हार्मोनिक्स आपका आता है, डिस्टॉर्शन होता है, फुल मशीन में आपका वाइंडिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वाइंडिंग फैक्टर, दैट इज द पिच फैक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलता रहे। और अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वी विल कंटिन्यू with the winding factors in the next class. Till then, have a nice day. Thank you.